नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। सार्वजनिक वित्त राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन, मूल्य तथा अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य लोगों का आर्थिक कल्याण करना है। आजकल इस बात को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। राजस्व का उचित सिद्धांत क्या होना चाहिए? राजस्व के अंतर्गत सरकार आय और व्यय संबंधी दो मुख्य कार्यों को करती है, इसलिए राजस्व का जो भी सिद्धांत होगा वह ये बताएगा कि सरकार को कितनी आय प्राप्त करनी चाहिए और कितना व्यय करना चाहिए। यहाँ यह कहा जा सकता है कि राजस्व का न्यायोचित सिद्धांत वह होगा जिसके अनुसार राज्य की आय व व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। डाल्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इसको अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम कहा है और इसी क्रम में आज हम डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इसको समझ रहे हैं। उनके अनुसार यह नियम राजस्व के मूल में विद्यमान रहता है तथा राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य की आय व व्यय संबंधी कार्यों के फलस्वरूप अधिकतम लाभ होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आधार समसीमांत उपयोगिता नियम तथा समसीमांत उत्पादनशीलता का नियम है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे प्रत्येक खर्च से लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिलती रहे तथा वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का उपयोग इस प्रकार करता है कि उसे प्रत्येक साधन से अधिकतम उत्पत्ति मिले ताकि कुल उत्पत्ति अधिकतम हो सके। इस प्रकार सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए राज्य को विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक व्यय से समान सीमांत उपयोगिता मिले और प्रत्येक साधन से इस प्रकार आय प्राप्त करनी चाहिए कि कुल आय अधिकतम हो जाए। इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण व्याख्या डॉक्टर डाल्टन के द्वारा की गई है। उनके अनुसार राजस्व के मूल में एक बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कह सकते हैं। राजस्व की समस्त क्रियाएं एक प्रकार से समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में क्रय शक्ति का हस्तांतरण है और इस क्रय शक्ति के हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। सिद्धांत की व्याख्या करते हुए डाल्टन ने लिखा है, राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ता रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। यह सीमा ही राज्य की आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। अधिकतम सामाजिक लाभ उसी दशा में प्राप्त हो सकता है जबकि सार्वजनिक आय से होने वाला सामाजिक असंतोष यानी कि करारोपण से होने वाला सामाजिक असंतोष सार्वजनिक व्यय से प्राप्त संतोष के बराबर न हो जाए। जब तक सामाजिक त्याग और सामाजिक संतोष के बराबर न हो जाए, सरकार के द्वारा सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर कर लगाए जाते हैं। करों के लगने से लोगों का त्याग बढ़ने लगता है, उनकी क्रय शक्ति में कमी आने लगती है, उनके रहन सहन के स्तर में कमी आती है। कुल मिलाकर हम इसे सीमांत सामाजिक त्याग कह सकते हैं। सरकार आय प्राप्त करने के बाद इस आय को उन विभिन्न प्रकार की योजनाओं में व्यय करती है जिनसे समाज के व्यक्तियों को सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाली सामाजिक सुख सुविधा को हम सीमांत सामाजिक संतुष्टि कह सकते हैं। अतः राज्य को सार्वजनिक व्यय उस सीमा तक बढ़ाना चाहिए जहाँ तक कि व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता करारोपण के सीमांत त्याग के बराबर न हो जाए। हम एक तालिका से इसको समझ सकते हैं। तालिका में कर और व्यय की राशि है उसको दिखाया गया है। कर की प्रत्येक इकाई से होने वाला सीमांत त्याग है और तीसरा कॉलम में सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से होने वाली सीमांत उपयोगिता है। तालिका से स्पष्ट होता है कि जो जो समाज में कर भार बढ़ता है तो
सामाजिक त्याग में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग पुराने कर भारों को थोड़े समय बाद भूल जाते हैं, परंतु प्रत्येक नया कर सीमांत त्याग में वृद्धि कर देता है। जहाँ तक सार्वजनिक व्यय का प्रश्न है, व्ययों के बढ़ जाने से बार बार समान सुविधाएं उपलब्ध होती रहती है और उन सुविधाओं का समाज के लिए विशेष महत्व नहीं रह जाता। उपयोगिता हास नियम की प्रवृत्ति के कारण यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। टेबल के अंतर्गत चौथी इकाई पर अधिकतम सामाजिक लाभ है। चौथी इकाई के बाद सरकार को कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे कर लगाते हैं तो सीमांत त्याग 65 से बढ़कर 70 हो जाता है। ये देखिए, ये 65 से बढ़कर 70 हो जाता है और सामाजिक लाभ 65 से बढ़कर 55 हो जाता है। इस प्रकार चौथी इकाई पर लाभ और त्याग आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि करारोपण की प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई का सीमांत त्याग व्यय की गई राशि से मिलने वाले सीमांत लाभ से अधिक है। अतः करारोपण उस बिंदु तक किया जाए जहाँ पर त्याग और संतोष दोनों बराबर होते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। OX एक्सिस पर यहाँ पर जो डायग्राम है सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय है, और OY एक्सिस पर सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता है। SS रेखा सामाजिक सीमांत त्याग को स्पष्ट करती है और UU रेखा सामाजिक संतुष्टि वक्र है। जो कर की दर में वृद्धि की जाती है तो SS रेखा दाईं ओर ऊपर उठती है। ये देखिए, इसका अभिप्राय यह है कि जो कर भार बढ़ता है तो सामाजिक त्याग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है तो UU रेखा बाएं से दाएं और गिरती हुए क्रम में होती है। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि व्यय में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि भी सामाजिक संतोष को बढ़ाने की अपेक्षा घटाती है। या सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील हो जाता है। SS वक्र UU वक्र को M बिंदु पर काटता है। यह M बिंदु है, यहाँ पर M बिंदु पर काटा है। यह बिंदु संतुलन का बिंदु है, जहाँ पर सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय बराबर है। चित्र के अनुसार किसी भी सरकार को OP मात्रा में आय प्राप्त करनी होगी और यहाँ पर सरकार को आय प्राप्त करने और व्यय करने की क्रिया को बिंदु O से P तक ही करना चाहिए। O से लगाकर केवल P तक होना चाहिए। यहाँ पर यदि सरकार P से आगे आय और व्यय की क्रिया को करती है तो ये असंतुलित अवस्था होगी, क्योंकि P से आगे मिलने वाली उपयोगिता त्याग की अपेक्षा कम है। चित्र के अनुसार यदि सरकार K बिंदु तक कर लगाए तो उतनी ही राशि को व्यय करे तो समाज का सीमांत त्याग K और K2 है। यहाँ पर ये देखिए, जबकि इस व्यय से प्राप्त होने वाली सामाजिक उपयोगिता K और K1 ही है, जबकि समाज की सकल असंतुष्टि K1 और K2 के बराबर है। अतः सिद्ध हो गया है कि सरकार को OP से आगे अपना क्षेत्र नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत यदि सरकार OJ बिंदु तक ही अपने आय और व्यय को सीमित रखे तो यह स्थिति भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सरकार OJ मात्रा में कर लगाकर जो राशि सार्वजनिक हित में खर्च कर रही है उससे सामाजिक सीमांत त्याग J और J1 है। ये देखिए, यहाँ J और J1 है, यहाँ हम देख रहे हैं। जबकि इस खर्च से सामाजिक संतुष्टि J2 है। स्पष्ट है कि सामाजिक संतुष्टि यहाँ पर सामाजिक त्याग से अधिक है। यहाँ समाज की सकल संतुष्टि J और J1 और J2 के बराबर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोगों को अभी भी त्याग करने की क्षमता है। इसलिए सरकार को धीरे धीरे ये क्रम बढ़ाकर बिंदु P तक लाना चाहिए, तभी सामाजिक संतुष्टि प्राप्त हो सकेगी। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत केवल इस बात की ही व्याख्या नहीं करता कि सरकार को किस सीमा तक आय और व्यय का संचालन करना चाहिए, अपितु वह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि राजकीय व्यय का विभाजन विभिन्न मदों में किस प्रकार हो, और दूसरा राजकीय आय के स्रोतों का निर्माण किस प्रकार हो। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार
सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मदों में इस प्रकार से विभाजित करना चाहिए कि प्रत्येक मद पर जो राशि व्यय की जा रही है उससे मिलने वाला सीमांत सामाजिक संतोष लगभग बराबर हो। अतः यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आचरण करना है। ऐसा करने से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। माना कोई राष्ट्र विकसित हो अथवा विकासशील, उसकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। प्रत्येक समस्याओं से उसे समान उपयोगिता भी नहीं मिल सकती। माना किसी राष्ट्र के सम्मुख 3 मुख्य समस्याएं हैं, युद्ध, शिक्षा और स्वास्थ्य की। यदि वहाँ की सरकार अकेले युद्ध के संचालन पर अधिक खर्च कर दे और शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम राशि खर्च करे तो इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। अतः सरकार सभी अधिकतम संतोष प्रदान कर सकती है, जबकि वह सब समस्याओं पर लगभग बराबर व्यय करें। राजकीय आय के स्रोतों के निर्माण पर अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत व्याख्या करता है कि आय के विभिन्न स्रोतों में करों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए कि सामाजिक त्याग न्यूनतम हो। माना किसी मद में करों के लगने से सीमांत त्याग दूसरे मद की अपेक्षा अधिक होता है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पहली मद से कर भार हटाकर दूसरी मद में समायोजित कर दे। इस प्रकार से सामाजिक त्याग में अवश्य कमी आएगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर कर भार कम कर देने से सामाजिक त्याग में बहुत कमी आएगी। अब हम अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की जो सीमाएं हैं उसको समझते हैं। पहली जो सीमा है, सामाजिक सीमांत त्याग व उपयोगिता को मापना कठिन। यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा आय प्राप्ति के लिए लगाए गए करों से त्याग में वृद्धि होती है, परंतु त्याग को मापना कठिन है। समाज में सभी आय वर्गों के व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्याग की क्षमता अलग अलग होती है। धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्ति अधिक त्याग का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में समाज के कुल त्याग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही समस्या सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के संबंध में भी है। हमें इस बात की सही जानकारी नहीं मिल पाती कि सार्वजनिक व्यय से कौन सा वर्ग लाभान्वित हो रहा है और कौन सा नहीं। दूसरी समस्या यह है कि हम इस बात का भी सही अनुमान नहीं लगा सकते कि किस मद की अपेक्षा किस मद में कितना व्यय किया जाए, ताकि उस व्यय से प्राप्त होने वाला सामाजिक लाभ दूसरी मद की अपेक्षा अधिक हो जाए। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टिकोण में अंतर। राज्य आय का सृजन अल्पकालीन परियोजनाओं के लिए नहीं करता है, बल्कि उसे दीर्घकालीन योजनाओं के लिए भी आय प्राप्त करनी होती है। ऐसी स्थिति में करों का भार वर्तमान पीढ़ी को वहन करना होगा, जबकि इसका लाभ भावी पीढ़ी को होगा। इस प्रकार वर्तमान त्याग और भविष्य के लाभ के आधार पर अधिकतम सामाजिक लाभ की कल्पना करना संभव नहीं है। तीसरा हम इसमें देखते हैं अनुपयुक्तता को ज्ञात करना कठिन। सार्वजनिक वित्त आंतरिक एवं बाहरी परिस्थितियों से तो प्रभावित होता है। इसको सही दिशा देने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने होते हैं। जब तक लोक वित्त की कार्य प्रणाली द्वारा इस बात की जानकारी नहीं कर ली जाती कि लोक वित्त के कार्यों से कहाँ और किस सीमा तक अनुपयोगिता बढ़ती है, जब तक अधिकतम सामाजिक लाभ की कल्पना करना निरर्थक है। चौथी जो इसकी सीमा है वो है करारोपण के मिश्रित लाभों की जानकारी नहीं होना। एक व्यक्ति के लिए बताना कठिन है कि करों से उसे कितनी अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है और आय से कितनी उपयोगिता। जब राज्यों के लिए तो यह कार्य और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि राज्य को प्रत्यक्ष रूप में उपयोगिता और अनुपयोगिता तो प्राप्त नहीं होती है। जब तक वह इस बात का निर्णय कैसे कर सकता है कि समाज को कितनी उपयोगिता और अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है। अतः निश्चित करने के लिए राज्य की वित्तीय क्रियाओं से सामाजिक कल्याण हुआ या नहीं, डाल्टन ने इसके कई आधार बताए हैं। अब हम अधिकतम सामाजिक लाभ की जो आर्थिक कसौटियाँ हैं, जो आधार है, उनको देखते हैं। पहला है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी हो सकता है जब देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि भी 2 बात पर निर्भर करती है, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और उत्पादन में सुधार। उत्पादन में सुधार तभी कहा जाएगा जबकि कम से कम प्रयास के बाद श्रमिकों के द्वारा पहले से अधिक उत्पादन किया जा रहा हो, उत्पादन के संगठन में सुधार हो रहा हो, जिसके कारण उत्पादन के साधनों का अपव्यय नहीं हो तथा उत्पादन के स्वरूप और आकार में सुधार हो।
उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कम कर लगाने चाहिए ताकि लोगों को आसानी से सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो सके। दूसरा जो आधार बताया है वो है सुरक्षा एवं शांति का। जब तक देश में आर्थिक एवं बाहरी शांति स्थापित नहीं की जाती तब तक किसी भी प्रकार का किया गया आर्थिक विकास देश के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए सेना और युद्ध की सामग्री पर किया जाने वाला व्यय देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। तीसरा है आर्थिक जीवन में स्थायित्व। अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी होगा जबकि सरकारी प्रयासों के द्वारा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त किया जाए। आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा प्रसार, बेरोजगारी, अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों में निराशा पैदा होती और आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हो पाती। चौथी जो कसौटी है अधिकतम सामाजिक लाभ की वो है भावी पीढ़ी पर प्रभाव। अल्पकालीन समस्याओं के समाधान से ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती, बल्कि भावी पीढ़ी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला कार्य आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। अतः सरकार को भावी योजनाओं के विकास पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि अल्पकालीन योजनाओं पर। इस प्रकार यहाँ पर राजकोषीय नीति के अंतर्गत विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस भी नीति को लागू किया जा रहा है उसका भविष्य पर क्या प्रभाव होगा। डाल्टन के अनुसार किसी भी वित्तीय प्रस्ताव की विवेचना करते समय प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए और समाज को होने वाले लाभ और हानि के बीच पता लगाया जाए कि कौन अधिक है। इसकी तुलना अन्य प्रस्तावों के लाभ तथा हानियों से करके जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार डाल्टन ने कहा है कि हम बार बार अधिकतम सामाजिक लाभ के सरल किंतु व्यापक सिद्धांत पर लौट आते हैं। किसी भी विचाराधीन वित्तीय प्रस्ताव के समस्त संभव परिणामों का जिनका अनुसंधान किया जा सके पूरा लेखा जोखा करें तथा समाज में होने वाले संभावित लाभ और हानियों से तुलना करें और इस संतुलन की तुलना दूसरे वैकल्पिक प्रस्तावों के संतुलन से करें और इन तुलनाओं के परिणाम पर अमल करें। जो लोग इन लेखों जोखों से परेशान हो उठे हैं उन्हें प्राचीन यूनानियों की इस कहावत से सांत्वना प्राप्त करनी चाहिए, चीज़ें सरल नहीं अपितु चीज़ें सुंदर हुआ करती है, इसका कोई सस्ता ढंग है भी नहीं। इस प्रकार आज हमने डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत समझा है। धन्यवाद।